जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को पता है कि मैं आपको ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा का PYQ है वो करा रहा हूं। तो आज हम बिहार पुलिस एवं मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशाम जो परीक्षा आपकी 3/9/2023 को हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि बिहार दरोगा का पेपर आपका मार्च में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो मार्च महीने में इसका पेपर होगा और PYQ के क्लासेस हम आपको करा रहे हैं। तो जितने PYQ क्लासेस हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई क्लासेस का। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा 1 मिनट जूम कर देता हूँ। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बिंदेश्वर पाठक। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता, स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ शौचालय, जिसे सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। 1951 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को न्यू दिल्ली में हो गई थी। तो देखिए, अगस्त में इनका देहांत होता है और आपका सितंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका मतलब अगर किसी भी ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन में, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का पूछा था क्वेश्चन आपसे, फिर बिहार कोकिला किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध आपका टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लगाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिथीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। तो ये 7 टीके हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं और ये आपका 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में अगर कुछ बात कर लें तो विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। कहाँ पर? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपका 1974 में बनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्वीडन के स्टॉकहोम में ये आपका मानव पर्यावरण पर कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ था। तो UNEP का गठन कब हुआ था? आपका स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था, जब इस पर मानव पर्यावरण पर कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है। और एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट भी UNEP जारी करता है। एमिशन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट भी ये जारी करता है। तो 5 जून याद रखिएगा, 5 जून 1972 इसकी स्थापना दिवस है, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जेनरियो। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो अब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि एजेंडा 21 क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का जियोग्राफी पोर्शन पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। कहां पर? रियो डी जेनरियो 1992। अगर हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को समझें तो इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में, मतलब रियो के 10 साल बाद आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था वर्ष 2002 में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। और रियो +20 जो सम्मेलन है वह वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, जिसे हम पेज की स्थापना की गई थी। तो एजेंडा 21 जो आपका रियो डी सम्मेलन हुआ था 1922, इसमें इसको अपनाया गया था। और पेज की स्थापना कब की गई थी? आपकी 2012 के रियो डी समिट में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन की कटौती से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, जापान 1997 कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। 2026 में फीफा विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। तो आपके 3 देश में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा 2026 का विश्व कप। कौन सा? फीफा विश्व कप। आगे बात करते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हमारा सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये 2 भागों में बांटा जाता है। पहली बात तो प्रमस्तिष्क होता क्या है? सेरिब्रम होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। कौन सा? सेरिब्रम। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति जो होती है, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय का अनुभव जैसे क्रियाओं का नियंत्रण सामान्यतः आपका सेरिब्रम द्वारा ही होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। कौन सा? आपका सेरिब्रम। अब अग्र मस्तिष्क में हमने सेरिब्रम तो देख लिया। अब दूसरा क्या है आपका? डायनोसेफॉन। ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। ये अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कौन सा? आपका डायनीसिफियन। ठीक है। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये भी 2 भागों में बांटा होता है। पहला है आपका कॉपर क्वाइडोजेमिना, यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है आपका। और दूसरा है सेरिब्रल पेंडाकल। ये तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मैच्यूरियस से जोड़ता है। मेडुला ऑम्बलेटम का पिछला भाग मेरुसस बनता है और मेरुसस का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है और ये आपका क्या करता है? ऑक्सीनाइड और पैरासाइटर से बना होता है। तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हिंदी में दिया गया है। जिन्होंने साइंस हिंदी में लिया है उन्हें चीज़ें समझ आएंगी, अन्यथा इंग्लिश में चीज़ें होती तो और भी अच्छे समझ आएंगे। बाकी आप ये सारी चीज़ें हैं अच्छे से एक बार देख लीजिए। मनुष्य में
12 जोड़ी कपलई तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मैचुरुजु तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, तो मंत्रिपरिषद का क्या आकार होता है? लोकसभा का 15%। अब ये होता क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं अच्छे से। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में किया गया था और इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वह 12% से नहीं होगी। ठीक है। विधानसभा में विधानमंडल का कितना है? 10% होना चाहिए। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जैसे प्रधानमंत्री समेत जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है, वह कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और राज्य मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो अधिकतम है ये भी 15% होना चाहिए। और किंतु जो राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या है वो 15 से आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ 10% है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान। अब इसको थोड़ा सा इसको समझते हैं। डीआरडीओ द्वारा जो विकसित लक्ष्य है ये क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी, पुनः उपयोग करने योग्य और उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। यह डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान एडीई द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? एडीई और HAL के द्वारा ये बनाया गया है आपका डीआरडीओ का विकसित लक्ष्य। यह 1.53 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्यों को भेद सकता है। यह भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन आपका कब हुआ था? तो 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इसका गठन 1958 में। और डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी आपकी ऑक्सबो झील आपकी कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कांवर झील। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, गोखुर झील जिसे कहते हैं, ये आपकी कौन सी है? कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो कांवर झील है ना आपकी, ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी जिसे गोखुर झील कहा जाता है उसके रूप में जाना जाता है। और गोखुर को ही ऑक्सबो झील कहा जाता है। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा कहाँ पे है? बिहार के बेगूसराय जिले में आपका कांवर झील है। और कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट भी है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है। जो गोगाबिल पक्षी है वो बिहार के कटिहार में है। और गुशेश्वर पक्षी ये भी बिहार के दरभंगा में है। तो गुशेश्वर पक्षी दरभंगा, गोगाबिल पक्षी ये आपका बिहार के कटिहार में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर आपके किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर आपका कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा
आंशिक रूप से डुबोई जाती है और उसके भार में आभासी कमी होती है और भार में यह आभासी कमी वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है तो उसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम करता है और ये आपका लैक्टोमीटर जो है ये दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है आपका हाइड्रोमीटर, और रक्षा पेटी जिसे लाइफ बेल्ट कहते हैं पनडुब्बियों में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे है, तो लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य जिसे हम विषुववृत्त रेखा के उत्तर में 23/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और यह विषुववृत्त रेखा के दक्षिण में 23/2 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक चीज ये भी पूछता है कि बताइए कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करें तो भारत में माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो भारत में जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी से मिलती है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिलती है, तो मुंगेर जिले में मिलती है गंगा नदी से। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे कुछ और चीजें भी इसके बारे में दी गई हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, त्यूर, धनौती आदि हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां क्या क्या हैं, तो उत्तरी दिशा और बाएं किनारे में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। और दक्षिण दिशा की अगर हम बात करें दाएं किनारे में तो टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, फुनफुन, क्यूल नदी। आप देखते हैं कि गंगा नदी ऐसे आपके जाती है, तो उत्तरी दिशा में ये आपका उत्तरी दिशा है और ये आपका दक्षिणी दिशा है। तो उत्तरी दिशा में ये नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी नदी, और टोस, यमुना, गंगा ये आपकी दक्षिणी दिशा है, तो ये देख लीजिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्या पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर में विंध्या पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर ये बहती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1312 मतलब 1312 किलोमीटर है और ये जबलपुर के पास भेद घाट की संगमरमर शैली को काटकर धुआंधार जलप्रपात बनाती है, निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात ये आपका कौन निर्माण करता है, तो नर्मदा नदी करती है।
कुछ और चीज़ें भी हैं, पढ़ लेते हैं। और सांग नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। कौन सी? और सांग। और नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एक एस्चुअरी जो जवांदुमुख बनाती है तथा बंजर, शेर आदि इसके अन्य सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। जो बंगाल है यहाँ पर अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार कब मिला था? तो बंगाल में दीवानी का अधिकार इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उससे मिली थी। तो बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वह 12 अगस्त 1965 को हुई थी और इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर जो क्लाइव था उसके मध्य संपन्न हुआ था। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि थी वो 1765 12 अगस्त 1765 को आपका किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया था और कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो थी वह 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुआ था। तो पहला संधि 15 अगस्त, दूसरा संधि 16 अगस्त। ठीक है। पहला संधि शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा संधि आपका जो अवध के नवाब थे सजाउद्दौला उसके साथ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में है। कहाँ पे? 324 में। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो चुनाव आयोग की होती है। अनुच्छेद 324 याद रखिएगा। ठीक है। कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी देखते हैं और उसके बाद हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। कब से? 1950 से लेकर 1989 तक ये एक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त के पदों को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह ही हो गई। तो 1989 में राष्ट्रपति जी ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद फिर से इसको हटा दिया गया और जो पहली स्थिति चल रही थी वैसा ही कंटिन्यू कर दिया गया। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया गया और इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है जिसमें एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 1990 में आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा 1989 में किया गया था लेकिन फिर हटा दिया गया। लेकिन 1993 अक्टूबर 1993 से 2 जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की गई और यह अभी तक चल रही है। तो बहुसदस्यीय हो गई। पहले कैसी थी? आपकी एक सदस्यीय थी। आगे और देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियां होती हैं और उनके वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो किसके समान होता है?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में अगर मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1950 से लेकर 1958 तक। अब भारत की प्रथम अगर पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो वी.एस. रामा देवी जी थी, जो 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक थी। तो याद रखिएगा ये आपका इम्पोर्टेंट है। एस रामा देवी, वी.एस. रामा देवी जी आपकी पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, ये 25वें हैं। अभी अगर चेंज हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज हमने 15 PYQ क्वेश्चन किया और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उसके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अपनी नए वीडियो में। जय हिंद।